हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द वाइज पैरॉट के क्वेश्चन और आंसर्स को समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और इसके बाद के और भी जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के हैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना होगा जो कि ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाया हुआ है, तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, जाके आप समझ सकते हो। चलिए अब हम इसके जो भी यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर्स दिए गए हैं इसको हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरॉट इन अ केज ऑफ गोल्ड। जो मर्चेंट यानी जो व्यापारी था वो पैरॉट को एक सोने के पिंजरे में क्यों रखता था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि द मर्चेंट केप द पैरॉट इन अ गोल्डन केज बिकॉज जो मर्चेंट था, जो यानी जो व्यापारी था, वो अपने तोते को एक सोने के पिंजरे में रखता था क्योंकि आगे है आंसर में, इट वॉज वेरी डियर टू हिम एंड ही वॉन्टेड टू कीप इट इन द बेस्ट थिंग्स। क्योंकि वो चाहता था, पहली चीज़ कि वो उससे बहुत प्यार करता था, जो व्यापारी था वो अपने तोते से बहुत प्यार करता था एंड वो चाहता था कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल सके और वो लाकर देता भी था। इसलिए उसको एक सोने के पिंजरे में रखता था ताकि उसको अच्छी से अच्छी चीज़ें ला सके, उससे वो बहुत प्यार करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेड द पैरॉट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। पैरॉट में ऐसा क्या था जिसके कारण मर्चेंट के लिए यानी उस व्यापारी के लिए वो एक फेवरेट पेट बना। पैरॉट क्या करता था। तो द पैरॉट वॉज वेरी क्लेवर। जो पैरॉट था वो बहुत क्लेवर था। वो इंटरटेन करता था मर्चेंट को अपनी स्टोरीज और सॉन्ग सुना के। इस वजह से वो उसका फेवरेट पेट बन गया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड द पैरॉट आस्क द मर्चेंट टू कॉन्वे इट्स फ्रेंड्स। जो पैरॉट है वो मर्चेंट को क्या मैसेज अपने फ्रेंड्स को देने के लिए बोलता है। जो कि इनके जो पैरॉट्स का जो फ्रेंड्स रहते थे वो जंगल में रहते थे, उनको पैरॉट क्या मैसेज देने के लिए मर्चेंट को कहता है। तो द पैरॉट आस्क द मर्चेंट टू टेल इट्स फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। अब जो पैरॉट है ये मर्चेंट को अपने फ्रेंड्स को जो कि फॉरेस्ट में रहते थे उनको ये मैसेज देने के लिए बोलता है, कि उनको कहने के लिए कहता है कि उनको बोलना ग्रीटिंग्स फ्रॉम इट्स केज, यानी कि पिंजरे के अंदर से मैंने ग्रीटिंग्स भेजा है। ग्रीटिंग्स मतलब कि मैंने कोई संदेश भेजा है, पिंजरे के अंदर से मैंने संदेश भेजा है। इस तरह का बोलने के लिए वो पैरॉट होता है वो कहता है मर्चेंट से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरॉट्स। तो वो जो मैसेज है जो कि पैरॉट ने पिंजरे से दिया था कि ग्रीटिंग फ्रॉम द केज, तो ये मैसेज जब पैरॉट्स उनके उसके फ्रेंड्स को देता है तो फिर इसके बाद क्या होता है। मर्चेंट ये मैसेज जब उसके फ्रेंड्स को दे देता है, पैरॉट्स के फ्रेंड्स को, तो फिर इसके बाद क्या होता है। तो व्हेन द मर्चेंट गेव द मैसेज, जब ये मर्चेंट मैसेज देता है तो वन पैरॉट वाज सो शॉक्ड दैट इट फेल फ्रॉम द ट्री। तो उसमें से एक जो पैरॉट होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है, जैसे कि एक स्टोन गिरता हो उसी तरह से वो भी पेड़ के नीचे गिर जाता है। क्योंकि वो जाके मैसेज देता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने जो कि मेरे पास मैंने उसको एक सोने के पिंजरे में रखा हुआ है, उसने आपको ग्रीटिंग्स भेजा है अपने कि मैंने जो केज रखा है उस केज से आप लोग को ग्रीटिंग्स भेजा है। जब इस तरह का वो बोलता है तो उसमें से जो पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ था तो वो नीचे गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द पैरॉट escape फ्रॉम द केज। तो वो जो पैरॉट होता है जो कि पिंजरे में बंद था, उस पिंजरे में बंद था, तो वो बाहर कैसे निकलता है, पिंजरे से बाहर वो कैसे निकलता है। तो द पेट पैरॉट escaped when the merchant placed its body on the window sill। देखो, उसके फ्रेंड्स ने जिस प्रकार से गिरा था तो वो भी क्या करता है, ये बात जाके उसको बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने ये मैसेज तुमको दिया है। कि जब मतलब मैसेज नहीं दिया, मतलब जब मैंने तुम्हारा मैसेज अब तुम्हारे फ्रेंड्स को दिया तो उसमें से एक तोता जो था वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि वो पेड़ से ही नीचे एक पत्थर की तरह गिर गया। तो ये भी उसी तरह से नाटक करता है और अपने ही केज में वो जहाँ पर बैठा था वहीं से गिर जाता है।
तो वो मर्चेंट सोचता है कि ये तोता भी मर गया है, तो उसको उठा के विंडो के किनारे में, मतलब एक खिड़की था उसके किनारे में रख देता है। इट देन स्ट्रेच्ड इट्स ग्रीन विंग्स, इसके बाद जो तोता होता है थोड़ी देर के बाद अपने विंग्स को फैलाता है एंड फ्लू इनटू द ओपन स्काई, और वो ओपन स्काई खुले आसमान में उड़ जाता है, ये कहते हुए कि मेरे दोस्त, मतलब कि एंड हैड्स शोन इट्स हाउ टू फ्लाई, मतलब ये कहते हुए कि मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया था कि मुझे कैसे उड़ना है। इस तरह का बोलते हुए वो वहाँ से फिर उड़ जाता है, लास्ट में गुड बाय बोल देता है। ठीक है, ये सब हम आंसर में लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर ए में 5 क्वेश्चन थे, पाँचों क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं। आगे हम थिंक एंड डिस्कस करके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं, इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ यू वेयर द मर्चेंट, सपोज कर लो कि आप उस मर्चेंट के जगह पे रहते, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। तो पैरट उस मर्चेंट से आज़ाद होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। तो यहाँ पे उस वो जो मर्चेंट होता है वो तो आज़ाद करता नहीं है, बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि आप अगर मर्चेंट के जगह पे रहते और आपसे अगर तोता रिक्वेस्ट करता आज़ादी के लिए, आपको अगर बोलता कि मुझे यहाँ से बाहर कर दो, तो फिर आप क्या करते। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिखेंगे कि इफ़ आई वेयर द मर्चेंट, अगर मैं मर्चेंट रहता तो आई वुड लेट द पैरट फ्लाई फ्रीली, तो मैं उस पैरट को फ्रीली छोड़ देता, मैं उसको पिंजरे से बाहर कर देता। क्यों बाहर कर देता? बिकॉज ट्रू हैप्पीनेस फॉर इट्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्योंकि उस तोते के लिए जो सही हैप्पीनेस है वो आकाश में उड़ना है, ना कि पिंजरे में बंद रखना। पिंजरे में आप सोने के पिंजरे में रखो, उसके लिए सोना का कोई महत्व नहीं है। आप उसको कितना भी अच्छा खाना खिला दो, ठीक है, वो एक दिन चलेगा, लेकिन अगर आप हर दिन पिंजरे में रखोगे और आपको पिंजरे में रख के हर दिन खाना अच्छा खाना दिया जाए, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैं उसके जगह पे रहता तो उसको खुले आसमान में छोड़ देता, पिंजरे से बाहर कर देता, एंड आई वुड नॉट वांट टू कीप इट सैड, और मैं उसे उदास नहीं करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज़ मोर यूजफुल दैन स्ट्रेंथ। क्या आप एक रियल लाइफ सिचुएशन को, क्या आप एक रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो जहाँ इंटेलिजेंस जो है, यानी जो बुद्धि है, ये ज़्यादा यूज़फुल हुई हो स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से ज़्यादा बुद्धि यूज़ हुई हो। अगर ऐसा कोई घटना आपके मन में आ रहा है, उसको लिखना है, और नहीं तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हो कि यस सॉल्विंग अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम एट वर्क, काम करने के दौरान डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे या फिर स्कूल में डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है फिज़िकल स्ट्रेंथ के द्वारा। अब यार स्कूल में आप कोई डिफ़िकल्ट वर्क कर रहे हो, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस कर रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, तो कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब वहाँ पर आपका ताकत काम नहीं आएगा, आपकी बुद्धि ही काम आएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया कि एक साइंटिस्ट है, अगर वो किसी बीमारी के बारे में, बीमारी के प्रिवेंशन के बारे में, कि बीमारी को कैसे ठीक करना है, अगर उसके बारे में पता करता है, तो यहाँ पर ब्रेन की ज़रूरत होती है, ना कि मसल्स की, यानी ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया गया है, विच पैरट फ्रॉम द चैप्टर वाज एक्चुअली वाइज। आपको क्या लगता है कि इस चैप्टर में एक्चुअली में कौन सा पैरट जो था वो ज़्यादा चालाक था, ज़्यादा बुद्धिमान था। अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार, गिव योर रीज़न फॉर योर आंसर। अपना जो भी आंसर लिखोगे, जिस भी पैरट को बोलेगे, तो उसको लेकर आपका जो भी कारण होगा वो भी लिखना है। अब एक चीज़ समझ लें, यहाँ पर एक्चुअली में 2 पैरट जो है बुद्धिमान हो सकता है। एक तो वो जिसको पिंजरे में रखा गया था, ठीक है, और एक वो जो पेड़ से गिरा था, क्योंकि वो भी तो इसको आइडिया दिया था, अगर वो आइडिया नहीं देता तो फिर ये तो बाहर नहीं जा पाता। अब पहला जो पैरट पिंजरे में था वो इसलिए बुद्धिमान हो सकता है क्योंकि उसने आइडिया लगाया, उसने ट्रिक यूज़ करा कि मुझे बाहर कैसे निकलना है, तो इसी वजह से जो पिंजरे में बंद था वो मैसेज देने के लिए बोलता है। तो वो सब सारी चीज़ें जो है आप अगर
पिंजरे में रखे हुए पैरोट के बारे में अगर आप आंसर लिखते हो कि वो ज़्यादा बुद्धिमान है तो वो सब लिख सकते हो। बट अगर आपको मैंने यहाँ पर ये जो आंसर लिखा हुआ है, मैंने जो बुद्धिमान माना है मैंने वो पैरोट को माना था जो पेड़ से गिर गया था एक पत्थर की तरह। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पैरोट दैट फेल फ्रॉम द ट्री, जो पैरोट जो कि ट्री से गिर गया था वॉज एक्चुअली वाइज, वो एक्चुअली में वाइज था। अब ऐसा नहीं कि जो पिंजरे में था वो वाइज नहीं था, वाइज वो भी था। मैंने कहा ना, आप दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो, ठीक है। ही क्लेवरली हेल्प्ड हिज पेट फ्रेंड, उसने बहुत चालाकी से अपने पेट फ्रेंड की मदद करी। अंडरस्टैंड हाउ टू escape, उसको समझाया कि कैसे बाहर आया जाए, कैसे पिंजरे से बाहर निकला जाए। एंड इन्जॉय फ्लाइंग इन द ओपन स्काई, अब ज़रा खुद सोचो कि अगर ये पिंजरे से बाहर निकलने का वो आइडिया नहीं देता तो नहीं निकल पाता, वो कितना भी दिमाग लगा ले। तो मेरे हिसाब से तो भाई चालाक ज़्यादा बुद्धिमान तो यही था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लेटेस्ट लर्न में यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज गिवन इन द बॉक्सेस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। आपको इन फ्रेजेस को इन बॉक्सेस में यहाँ पर भरना है, जो भी यहाँ पर सही फील होगा। दिया गया है कि वन विंटर मॉर्निंग एज आई क्या होगा इसके बाद होगा यहाँ पर स्टेप्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम, मतलब आप अपने घर से बाहर निकलोगे ना, ठीक है। एक बार विंटर मॉर्निंग में मैं अपने घर के बाहर निकला, तो आउट के मतलब क्या है, बाहर निकलना, ठीक है। आउट मतलब निकलना, तो इसीलिए स्टेप्ड आउट हो गया। आई सॉ दैट द स्नो वाज, अब स्नो क्या होगा उस प्लेस पर, स्नो पूरे प्लेस पे गिर रहा होगा तो ऑल ओवर होगा, पूरे प्लेस पे गिरना। वाइल वॉकिंग अपहिल टुवार्ड्स माई वाइल वॉकिंग अपहिल टुवार्ड्स माई शॉप आई डैश अ स्मॉल पपी क्या होगा, आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पपी, इट्स लेग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज अबाउट कोलैप्स बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अपराइट, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड लुक आफ्टर इट, सो मैंने डिसाइड करा कि घर जाके उसको फिर मैं देखूंगा विथ गुड केयर, अच्छे केयर के साथ। ऑल इट्स पेन, फिर उसका जो पेन होगा वो क्या होगा, चला जाएगा अगर मैं उसका केयर करूँगा। तो बस वेंट अवे, तो बस ये सब सारा हम यहाँ पे फील करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। एक यहाँ पर दे दिया गया है, देखो पैरोट का जो झुंड होता है उसको हम फ्लाइट बोलते हैं, ए फ्लाइट ऑफ पैरोट्स, ठीक है। चैप्टर में भी यूज़ करा गया है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा होगा तो। इसके बाद है, अगर एक सीप का भी झुंड रहता है इसी प्रकार से, अगर हमें एक सीप की झुंड दिखाई देती है तो हम इसके लिए इसमें से कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। सीप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीप के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लॉक ऑफ सीप। इसी प्रकार से अगर वॉल्व्स का झुंड हो तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैक। अगर फ्लावर्स का झुंड हो तो फ्लावर्स के लिए हम यूज़ करते हैं बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है। बीज का अगर हम बात करें तो बीज का होता है स्वार्म, और आंट्स का होता है आर्मी, ठीक है। आंट्स के झुंड को हम आर्मी बोलते हैं, आर्मी, ठीक है। और एंड लास्टली यहाँ पर कीज़ है, तो कीज़ के लिए हम लोग बंच यूज़ करते हैं, सो इसमें बंच होगा, बंच ऑफ कीज़ ऐसे बोलते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दिया गया है रीड द फॉलोइंग, यहाँ पर इसको पढ़ना है, इसको कुछ करना नहीं है, बस आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। दिया गया है आई हैव कम फ्रॉम जालंधर, मैं कहाँ से हूँ, मैं जालंधर से हूँ, ठीक है, मैं जालंधर से आता हूँ। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जालंधर, यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है ये एक एक्शन बता रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, जालंधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो टूक प्लेस समटाइम्स इट रिसेंटली पास, जो कि ये एक बता रहा है कि ये रिसेंटली हाल ही में जो घटना है ये घटी है। रीता हैज़ रीड ऑल द पोएम्स रिटन बाई सरोजनी नायडू, अब रीता ने जितने भी पोएम्स सरोजनी नायडू ने लिखे हैं उनको सारे पोएम्स को इसने पढ़ी है। तो द अंडरलाइन पार्ट्स टेल अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये रीडिंग के एक्सपीरियंस को यहाँ पर दिखाया गया, बताया गया है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन वर्ड है रीड, ये ठीक है। दैट टूक प्लेस इन द पास्ट, ये भी पास्ट में हुआ है बट इज़ स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट, बट ये स्टिल प्रेजेंट में रिलेवेंट कर रहा है।
तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो अबव सेंटेंसेज है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। ये तुमको यहाँ पर ये जो भी दो सेंटेंसेज दिखाई दिए, ये वाला और ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखो यहाँ पर एक रूल भी दिया गया है, एक सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब के साथ वर्ब 3 लगता है, ठीक है ना। जैसे आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, और देखो यहाँ पर ये कम का कम, केम, कम था, विथ भी 3 लगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ध्यान रख लेना, याद कर लेना है, ठीक है ना। और अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार ही इसको अब फिल करना है। जैसे कि अभी मैंने क्या होता है, आई के साथ हैव लगता है और V3 लगता है, तो विजिट का V3 विजिटेड हो जाता है, तो आई हैव विजिटेड होगा, ठीक है, आई हैव विजिटेड। आगे है यहाँ पर ड्रॉ, सी के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, सी, ही, इट, इस सब के साथ हैज़ यूज़ करते हैं। और ड्रॉ का क्या होता है? ड्रॉन होता है, ठीक है ना, हैज़ ड्रॉन। अब मिस्टर जून, अब देखो यहाँ पर बाई है, मिस्टर जून किसी एक का नाम है, तो इसमें भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? V3 बॉट होता है, तो हम यहाँ पर ही हैज़ बॉट कर देंगे, ठीक है, मिस्टर जून हैज़ बॉट। अब आई के साथ वही हैव होगा, और कंप्लीट का V3 कंप्लीटेड होता है, तो हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। माई ब्रदर रिवाइज, अब रिवाइज का उसी तरह से जो V3 होता है रिवाइज्ड हो जाता है। और माई ब्रदर, ये भी V1, मतलब ये इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हैज़ रिवाइज्ड होगा। और दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव राइट का होता है V3 रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, तो दे हैव रिटर्न, यहाँ पर हैव रिटर्न होगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है लेट्स लिसन, आपको यहाँ पर ध्यान से इसको पढ़ना है। योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से पढ़ना है। जो ये पैराग्राफ दिया गया है, आपको इस पैराग्राफ को देखो यहाँ पर पढ़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। लिसन टू द पैराग्राफ केयरफुली, योर टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चन, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपके जो टीचर है आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके टीचर आपसे क्वेश्चन करेंगे। विच कैन यू ट्राई टू आंसर, जिसका जवाब आपको देने का कोशिश करना है। दिया गया है कि बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विद फेदर्स एंड विंग्स, बर्ड्स एक ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होता है जिसके फेदर्स और विंग्स होते हैं। ड्यू टू वेरियस रीज़न, बहुत कारण हो सकते हैं। मैनी, और बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से मैनी स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स हैव बिकम इंडेंजर्ड, बर्ड्स के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि खतरे में है, ठीक है, मतलब विलुप्त हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स, इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देयर स्पीसीज़, उनके स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड सेंचुरीज़ हैव बीन बिल्ड, बर्ड सेंचुरीज़ जो है वो बनाया गया, ठीक है। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज़ इन इंडिया, भारत में लगभग 70 से भी ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज़ हैं। आगे है द वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, ये एक वेदांथंगल एक बर्ड सेंचुरी है जो कि ये तमिलनाडु में है। इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, ये एक ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो कि राजस्थान में है, ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है हमारी कंट्री का। अब आपसे यहाँ पर ये आपने पढ़ लिया। अब आपको आपके टीचर जो है क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि भारत में लगभग कितने बर्ड सेंचुरीज़ हैं, तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप इजीली बोल दोगे 70 बर्ड सेंचुरीज़ हैं। आपके टीचर ने पूछ लिया कि वेदांथंगल, ये जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है, तो ये आपको या पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये तमिलनाडु में है। या आपसे पूछ देगा कि बर्ड्स क्यों आज मतलब इंडेंजर्ड है, क्यों खतरे में है, तो आपको जो भी आंसर है यहाँ से जो सुना है वो आपको अपने तरीके से आंसर को देना है, ठीक है। समझ में आया? बस उसको पढ़ना था, कुछ करना नहीं है। आपके टीचर आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देना है। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से ये भी आपको पढ़ना है, इसमें भी आपको लिखना नहीं है। जैसे टेल, टॉयल, बेल, बॉयल, एल, ऑयल, फेल, फॉइल, केन, कॉइन, सेल, सॉइल, तो बस आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर दिया गया है लुक एट द पिक्चर्स बिलो। यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। विच बर्ड यू वांट टू बी एंड वाई, इसमें से आप कौन सा बर्ड्स बनना पसंद करोगे एंड क्यों, अपने व्यूज़ को अपने क्लास में शेयर करो। अब देखो ये बर्ड सोने के पिंजरे में बंद है, इसको इसका जो भी मालिक है उसको इसके बहुत खाना पीना, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना, इसको जो पसंद है वो ला के दे रहा है। और दूसरा जो बर्ड्स है ये आराम से खुले आसमान में उड़ रहा है, इसको जो चाहिए जहाँ चाहिए जैसा चाहिए वो जा सकता है, कर सकता है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बर्ड्स बनना आप पसंद करोगे।
तो ऑब्वियस सी बात है आप ये वाला बर्ड्स बनना पसंद करोगे। तो वही चीज़ मैंने भी लिखा है कि आई वुड वांट टू बी द बर्ड्स फ्लाइंग इन द ओपन स्काई। यहाँ पर जो ओपन स्काई में ये बर्ड उड़ रहा है मैं ये बनना पसंद करूँगा। बिकॉज इट इज़ फ्री एंड कैन गो वेयर इट वांट्स, ये क्योंकि ये फ्री है और ये जहाँ चाहा वहाँ जा सकता है। इट कैन इन्जॉय द फ्रेश एयर, द सनशाइन एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये फ्रेश एयर, सनशाइन और नेचर की ब्यूटी को ये इंजॉय कर सकता है। फ्रीडम मेक्स लाइफ हैप्पियर एंड मोर एक्साइटिंग। फ्रीडम जो लाइफ होती है इसको ज़्यादा हैप्पियर बनाती है और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती है। सो मैं ये बनना पसंद करूँगा। तो आप इसके आंसर्स को ये वाला मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ ये आंसर्स में लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट राइट में यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर लेटेस्ट राइट में दिया गया है। इन द स्टोरी में यू रीड हाउ द पैरट ट्रिक्ड द मर्चेंट इनटू रिलीजिंग इट। पैरट ने किस प्रकार से अपना ट्रिक यूज़ करके वो मर्चेंट के पिंजरे से बाहर निकला, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, पैरट ने किस तरह से अपना ट्रिक यूज़ करके मर्चेंट के पिंजरे से बाहर निकला, वहाँ से छूटा, ये आपने पढ़ा है। बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। जो स्टोरी है यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। यूज़ योर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन से इस स्टोरी को कंप्लीट करो, इस पैरट की स्टोरी को कंप्लीट करो। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जो पैरट है वो पिंजरे से उड़कर निकल गया था। ठीक है, बाहर चला गया था, खिड़की के पास वो मर्चेंट रख दिया था, वहाँ से उड़ गया था गुड बाय बोल के। अब इसके बाद का स्टोरी क्या हो सकता है बताओ। तो यहाँ पर एक यहाँ तक जो है क्वेश्चन में दे रखा है, स्टोरी को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया गया है कि आफ्टर स्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज, उस गोल्डन केज से स्केपिंग होके बाहर निकल के जो पैरट है वो डिसाइड करता है कि वो उड़ जाएगा, तो वो उड़ने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद बताओ इसके बाद क्या होगा। पैरट जो है उड़ गया। ठीक है, उड़ने के बाद वो क्या कर सकता है, स्टोरी आगे क्या कैसे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले वो जो पैरट है वो कहाँ जाएगा, उड़ के अपने दोस्तों के पास जाएगा जो कि फॉरेस्ट में रहता था। तो आगे हम स्टोरी को यहाँ पे इस तरह से बढ़ाएंगे कि वो कहाँ पे उड़कर जाता है, तो वो फॉरेस्ट जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स रहते हैं। द फ्रेश ब्रीज टचेज इट्स फेदर्स, जो फ्रेश ब्रीज है उसके फेदर्स को टच करता है। एंड द सनलाइट मेड इट्स ग्रीन विंग सन साइन, और जो फ्रेश जो सनलाइट होती है उसकी ग्रीन विंग्स को चमकाती है। इट मेड द पैरट हु हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री, और सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उस पैरट से जाकर मिलेगा जो कि पेड़ से गिरा था, जिसने आइडिया दिया था उसको बाहर निकलने का। एंड दे बोथ लाफ्ड, और फिर वो दोनों हंसते हैं। हैप्पी दैट द ट्रिक हैड वर्कड, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका जो ट्रिक है वो काम कर गया था। द पैरट थैंक्ड इट्स फ्रेंड फॉर टीचिंग इन द वे टू स्केप। इसके बाद जो पैरट है वो अपने फ्रेंड्स को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो बाहर निकालने में उसकी मदद की थी, बताया था उसको कैसे बाहर निकालना है, इसलिए वो पैरट अपने फ्रेंड को थैंक यू कहता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन, इट लिव्ड फ्रीली अमोंग द ट्रीज़, उस दिन वो लोग फ्रीली ट्रीज़ में रहे। अब जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं इनको इंजॉय करा, खेले। ठीक है, दूसरे बर्ड्स के साथ वो खेला। एंड फ्लाइंग हाई इन द ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई में वो उड़ रहा था। समटाइम्स इट वुड फ्लाई नियर द मर्चेंट्स हाउस, कभी कभी वो उस मर्चेंट के घर के बाहर भी उड़ता है। एंड सिंग अ स्वीट सॉन्ग, और एक बहुत सुंदर सा गाना उस मर्चेंट को गाकर सुनाता है, जो कि वो तो इस गाना सुना के, स्टोरी सुना के मर्चेंट को इंटरटेन करता था। तो दोबारा से ऐसे ही अब उड़ते वो गाना गाता है और उसको वो ये याद दिलाता है कि लव का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उसको कैद करके रख लो, प्यार का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। दिया गया है कि ए बर्ड फीडर इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज टू कीप फूड फॉर बर्ड्स। बर्ड फीडर क्या होता है, बर्ड फीडर एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देख रहे हो ये सब सारे बर्ड फीडर हैं। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बर्ड्स के लिए खाना रखा जाता है। देखो सब में खाना रखा गया है। You might have seen bird feeders place outdoors in balconies। बालकनीज में आपने कई बार देखा होगा कि जो बर्ड फीडर्स है वो रखा हुआ है बालकनी में या फिर गार्डन में, पार्क में, इन सब में बर्ड फीडर को रखा गया है ताकि जो बर्ड्स हैं ये अट्रैक्ट हो और खाए जो भी उनके लिए खाना रखा गया है।
दे आर फिल्ड विथ सीड्स ग्रेन्स और नट्स। वो उन बर्ड फीडर में ये सब सारा सीड्स ग्रेन्स या नट्स रख देते हैं, ठीक है, सेफ लोकेशंस पे रख देते हैं ताकि बर्ड्स को हेल्प मिल सके ईजिली फूड मिलने में, ताकि बर्ड्स को ईजिली फूड जो है वो मिल सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 ही पिक्चर्स नहीं है, यहाँ पर 3 पिक्चर्स हैं। फिर अगर आप देखोगे आगे भी मैं 3 पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी 3 पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि इन पिक्चर्स को देखो, ठीक है, और ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज टू मेक देम। और कोशिश करो कि ये जो बनाया गया है ये किस मटेरियल से ये बनाया गया होगा। जैसे ये पिक्चर है, इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करा गया होगा, ये इस पिक्चर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करा गया, या फिर इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करा गया होगा। अब देखो ये वाला अगर एक तुम्हें बोतल टाइप में दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लास्टिक और ग्लास का इसमें यूज़ करा गया होगा, है ना। तो ये प्लास्टिक और ग्लास के यूज़ करके हम इस तरह का एक बर्ड फीडर बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये सिरेमिक का यूज़ करा गया है। सिरेमिक का मतलब होता है कोई हार्ड ऑब्जेक्ट का, मतलब क्ले से बना कोई हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको सिरेमिक बोला जाता है। तो सिरेमिक का यूज़ करा गया है। साथ ही इसमें तुम ये यहाँ कुछ धागों का भी यूज़ करा गया है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे है टांगने के लिए मेटल का भी यूज़ करा है, आप वो भी लिख सकते हो। अच्छा, इसमें क्या यूज़ करा गया है, इसमें यूज़ करा गया है प्लास्टिक के बोतल्स का। ये प्लास्टिक का बोतल है, इसका यूज़ करा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब जैसे इसमें ये देखो यहाँ पर वुडन स्टिक का यूज़ करा गया है, तो वुडन स्टिक्स हम लिख लेंगे। अब इसमें देखो कोकोनट का यूज़ करा गया है ना, तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कोकोनट सेल। कोकोनट सेल का यूज़ करा गया है। इसमें वुड्स का यूज़ करा गया है, लकड़ी का, तो सिर्फ हम वुड लिख देंगे। इसमें किस चीज़ का यूज़ करा गया है, फिर से ये सिरेमिक का यूज़ करा गया है, ठीक है ना। सिरेमिक का मतलब पीछे ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पर, अब ये अर्थन पॉट का यहाँ पर यूज़ करा गया है, अर्थन पॉट लिखेंगे। और फिर यहाँ पर ये जो है ये मिल्क का डब्बा जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये इसमें हम लिख देंगे मिल्क कार्टून पेपर। मिल्क कार्टून पेपर का इसमें यूज़ करा गया है। ये तो यार शॉप्स वगैरह दुकान वगैरह में भी मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है कि मेक अ बर्ड फीडर। अब इतने सारे आपने बर्ड फीडर देखे, अब आपको एक बर्ड फीडर बनाना है जिसमें से आप कोई सा भी मटेरियल का चॉइस कर सकते हो। उस पर फिर उस बर्ड फीडर में वाटर, सीड्स, ग्रेन्स लाइक मिलेट्स, ये सब उसमें रख सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसको किसी अप्रोप्रिएट लोकेशंस पर रख देना है अपने घर के बाहर। तो बस हमें यहाँ पर एक बर्ड फीडर बनाना है, जिसमें इसमें बहुत सारे बर्ड फीडर बनाया था ना, बर्ड फीडर। आपको इसी प्रकार से कोई सा भी एक बर्ड फीडर बना देना है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक बोतल का यूज़ करते हुए बर्ड फीडर बना देता हूँ, क्योंकि आजकल बोतल मिलना हर कहीं, मतलब हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो हम इस प्रकार से एक बर्ड फीडर जो है एक बोतल का बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पर आपको कुछ बर्ड्स के पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, उनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे ये पैरॉट है, यहाँ पर मिकाओ है, यहाँ पर ये स्पैरो है, वीवर बर्ड है, टेलर बर्ड है, यहाँ पर क्राउ है, पिजन है, ऑस्ट्रिच है, सीगल है, और यहाँ पर फ्लैमिंगो है। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है चूज़ एनी 2 ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा भी 2 चूज़ करो एंड फाइंड आउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दैम। और इनमें से मतलब जो भी आप चूज़ करोगे उसमें जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होगा उनको लेकर उसमें आप उसके बारे में लिखो। अब जैसे इसमें मैं 2 बर्ड्स चूज़ कर लेता हूँ, आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक यू चूज़ कर लेता हूँ ऑस्ट्रिच, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिख भी रहा है। और एक दूसरा मैं इसमें कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा चूज़ करूँ दूसरा, चलो इसमें मैं दूसरा चूज़ कर लेता हूँ वीवर बर्ड को, ठीक है। तो अब इन दोनों को लेकर आपको कुछ जो है आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। चलो लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम ऑस्ट्रिच के बारे में लिखते हैं। ऑस्ट्रिच ये लार्जेस्ट बर्ड होता है पूरे 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 वर्ल्ड का, ठीक है। इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता है, बट ये बहुत तेज़ दौड़ सकता है, लगभग 70 किलोमीटर पर आवर तक। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ये लार्जेस्ट एग होता है पूरे वर्ल्ड में। तो ऑस्ट्रिच के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए। वीवर बर्ड के बारे में इसी तरह से कुछ पॉइंट्स लिख देंगे कि इट मेक्स वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट, वो बहुत सुंदर घोंसले बनाता है जैसे एक बास्केट की तरह।
दीज नेट्स यूजुअली हैंग फ्रॉम ट्रीज, ये जो नेट्स होते हैं ये यूजुअली ट्रीज पे टांगे जाते हैं। द मेल बर्ड्स, जो मेल बर्ड्स होता है नेस्ट बनाता है, जो मेल बर्ड्स होता है, जो मेल ये जो वीवर बर्ड होता है ना, मेल वीवर बर्ड, ये घोंसले बनाता है ताकि फीमेल बर्ड्स को ना अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो कुछ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आगे यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट दिया गया है, इसको कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। दिया गया है कि आई कैन रिसाइट द पोयम विथ गेस्चर। आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं इसका आंसर यही होगा यही होगा, इसका आंसर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है ना, आप जो सेलेक्ट करोगे वही आपका आंसर है। दिया गया है कि आई कैन रिसाइट द पोयम विथ गेस्चर्स। अब जैसे आप पोयम जो है पढ़ते हो तो कैसा पढ़ना पसंद करते हो, तो गेस्चर्स के साथ पसंद करते हो। ठीक है, आप जो पोयम है गेस्चर्स के साथ पढ़ना पसंद करते हो। किसके साथ, माई सेल्फ, अकेले अकेले गेस्चर्स के साथ पसंद करते हो, ग्रुप में करते हो, कि बाय रिपीटिंग, बाय आफ्टर बाय टीचर, आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं उसके बाद आप पसंद करते हो, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। और आप जो है पोयम क्वाइटली बहुत धीरे धीरे मतलब अकेला पढ़ना पसंद करते हो। तो इसमें से आप कोई सा भी टिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे अगर आप माई सेल्फ करना चाहते हो, माई सेल्फ यहाँ पर टिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि टीचर के पढ़ने के बाद, रिपीट करने के बाद, मतलब टीचर के पढ़ाने के बाद आप रिपीट करते हो, तो ये आप यहाँ पर लिख कर इसको टिक कर सकते हो। तो इस तरह से कोई सा भी टिक कर सकते हो। आपका मन है चारों टिक करना तो आप चारों कर दो, बट चारों मत करना। ठीक है, आप ये दोनों कर लो या फिर ये तीनों कर लो, इसको मत करना। ठीक है, क्वाइटली नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है ना, क्वाइटली मत करना। आगे फिर दिया गया है आई कैन अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। मैं नए वर्ड्स को समझ सकता हूँ। किसके यूज़ से, आप नए वर्ड्स को किसके यूज़ से समझ सकते हो, आप डिक्शनरी का यूज़ करके समझ सकते हो, हाँ समझ सकते हो, इसको टिक कर लो। आफ्टर लिसनिंग टू माई टीचर्स एक्सप्लेनेशन, अपने टीचर के एक्सप्लेनेशन के बाद आप नए वर्ड्स को समझ सकते हो, हाँ भाई टिक कर दो। आपका टीचर भी इम्प्रेस होगा कि चलो मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चा समझ भी रहा है। बाय रीडिंग विथ माई क्लासमेट इन ग्रुप्स, इसको छोड़ सकते हो, मतलब अपने क्लासमेट के ग्रुप के साथ पढ़ने के बाद आप नए वर्ड्स को समझ सकते हो। समझ सकते हो, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट समझते भी हैं ग्रुप में पढ़ने के बाद, बट इसको छोड़ दो। ठीक है, सारे तो नहीं फील करना है ना, कोई मतलब सारे भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि 2-3 से ज़्यादा मत करना। ठीक है। बाय रीडिंग द इंटायर सेंटेंस अगेन, दोबारा से पूरे सेंटेंस को पढ़ के टिक कर सकते हो। बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देख के हम टिक कर मतलब वर्ड्स को समझ सकते हैं, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने तरीके से जो सा वो यहाँ से टिक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन आंसर द क्वेश्चन, अब मैं किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ इन माई मदर टंग, अपने मदर टंग में, हाँ ठीक है, टिक कर लो इसको। इंग्लिश में कर सकते हो, इंग्लिश में अब इंग्लिश पढ़ रहे हो या तो ये तो टिक करना ही होगा। इन इंग्लिश विथ अ फ्यू वर्ड्स ऑफ माई मदर टंग, इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर इन माई मदर टंग विथ अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, मैं अपने मदर टंग्स में और कुछ इंग्लिश के फ्यू वर्ड्स छोड़ दो, दो काफ़ी है। ठीक है, ऐसे ये दोनों भी टिक कर लोगे, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, आपने इसमें से चारों का चारों भी टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है आई कैन राइट अ पैराग्राफ, अब मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ बाई माई सेल्फ, खुद से। हाँ ठीक है, लिख लो, टिक कर लो। आफ्टर फॉलोइंग माई टीचर्स इंस्ट्रक्शन, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के बाद, हाँ ये तो ज़रूरी टिक करना। आफ्टर रीडिंग माई फ्रेंड्स वर्क, छोड़ दो। विथ माई टीचर्स फ्रेंड्स हेल्प, टीचर या फिर फ्रेंड्स की हेल्प से, हाँ ये भी टिक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट दिया गया है कि आई वॉज एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज़, अब मैं सभी एक्टिविटीज़ को कर सकता हूँ। मैं एबल हूँ कि कर सकता हूँ खुद से, हाँ ठीक है, खुद से कर सकता हूँ, बट माई सेल्फ हमने कई बार टिक करा, एक बार इसको छोड़ दो। चलो, विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, हाँ टीचर का हेल्प वाला भाई कभी मत मतलब इसको मत छोड़ना, ये सब में टिक करना। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट, क्लासमेट का हेल्प एक्टिविटी के लिए हम लोग लेते हैं, इसको टिक कर दो। और फैमिली मेम्बर्स भी हेल्प करते हैं तो ये भी टिक कर दो। ठीक है, खुद का इसमें मत करना। ठीक है, एक्टिविटीज़ जब करते हैं तो हम हेल्प लेते ही हैं। अब एक्टिविटीज़ करना है, बहुत सारे आपको थिंग्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तो अपने फैमिली मेम्बर से मांगना पड़ेगा ना। टीचर गाइड नहीं करेंगे तो फिर आप एक्टिविटीज़ भी कैसे बनाओगे। तो ये सब तीनों आपको इस प्रकार से टिक कर लेना है। तो बस सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हमने करवा दिए हैं। अगर आपको अदर चैप्टर्स को भी समझना हो या फिर क्वेश्चन आंसर्स को समझना हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू, बाय बाय।